चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क, दिन भर के बहुत सारी खबरों के बीच, जहां पर हम आज ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आपके रोजगार से जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा रोजगार जो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री देश को स्वयं रोजगार की बात करते हैं, यानी स्वरोजगार की बात करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप दूसरों को भी रोजगार दे सके। ऐसे संसाधनों की कैसे उत्पत्ति हो, इस पर बल दिया जाता है। आज हम आपको उस विषय पर बात करेंगे जिसमें वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाले मुंबई और देश की राजधानी यानी कैपिटल कहने जाने वाले दिल्ली से भी कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल गया है हरियाणा का गुड़गांव, यानी वर्तमान में जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं। क्यों और कैसे, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस स्टोरी को देखनी होगी। मुंबई नोएडा से आगे निकला गुरुग्राम। प्रॉपर्टी निवेश में सबसे ज्यादा रिटर्न, 10 सालों में 4 गुना बढ़े दाम। देश के कई बड़े शहरों की तुलना में गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की डिमांड सबसे ज्यादा है। यह ऐसा शहर है जहां रियल एस्टेट सेक्टर से सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। देश के दूसरे बड़े शहरों से अगर तुलना करें तो ये सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से 32 किलोमीटर दूर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम वो शहर जहां पूरे देश से लाखों लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां मौजूद है। इस हाई प्रोफाइल शहर में लोग बसना चाहते हैं, यहां अपना घर खरीदना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों से यहां का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के कई बड़े शहरों की तुलना में गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की डिमांड सबसे ज्यादा है। यह ऐसा शहर है जहां रियल एस्टेट सेक्टर से सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। देश के दूसरे बड़े शहरों से अगर तुलना करें तो ये सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गुरुग्राम के रियल एस्टेट की अगर मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों से तुलना करें तो कहीं ज्यादा रिटर्न यहाँ मिल रहा है। मुंबई में 10 सालों में 50 लाख की प्रॉपर्टी करीब 87 लाख तक पहुंची है, लेकिन वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ 50 लाख की प्रॉपर्टी 10 सालों में 2.24 करोड़ की हो गई है। करीब 16.2% का सालाना रिटर्न है। गुरुग्राम की प्रॉपर्टी में आई तेजी की वजह यहाँ लगातार हो रहा विकास है। दिल्ली एयरपोर्ट से करीबी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने गुरुग्राम को निवेश के लिए सबसे हाई डिमांड सिटी बना दिया। पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से बेहतर रिटर्न मिला है। कई निवेशकों ने ये भी यहाँ बहुत पैसा लगाया है। यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। गुरुग्राम देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट पावर हाउस बन गया है, जहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनी है। देश भर से आए लाखों लोग यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, तो जाहिर है घर की भी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ सिर्फ रहने के लिए घर नहीं बल्कि लोग अपनी प्रॉपर्टी के किराए से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गुरुग्राम ऐसी जगह है जहाँ डिमांड के हिसाब से अफोर्डेबल घरों की कमी है। 3 BHK का फ्लैट 1.5 से 2 करोड़ रुपए में मिलना बेहद मुश्किल है। वहीं लग्जरी और प्रीमियम सेक्टर के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। डिमांड ज्यादा है, इसलिए यहाँ घरों के रेट तेजी से बढ़े। गुड़गांव में निवेश के लिए सबसे अच्छे एरिया द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और साइबर सिटी है। अगर आप गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की तलाश में हैं तो सबसे पहले लोकेशन की जानकारी लें। लोकेशन का मतलब ये है कि आप जहां प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां किस जगह पर है और उसकी भविष्य में क्या संभावना है। उस इलाके को लेकर सरकार के मास्टर प्लान में क्या है, भविष्य में मेट्रो की से कनेक्टिविटी और कौन से प्रोजेक्ट वहां आने वाले हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कुछ परियोजनाओं के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है या नहीं। साथ ही आप जिस प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं वो रेरा अप्रूव है कि नहीं, इसकी भी जानकारी जरूर रखें। किसी भी प्रॉपर्टी डील में जल्दबाजी ना करें, बिल्डर या एजेंट के दबाव में ना आए। प्रॉपर्टी में निवेश का आपको अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा जब आप उसे कम दाम पर खरीदें और महंगे दामों पर बेचें, अगर आपका उद्देश्य मुनाफा कमाना है।
चलिए, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जिसमें आपको सीधे तौर पर हमने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे और क्यों अब वित्तीय राजधानी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली से भी कैसे आगे बढ़ गया गुरुग्राम। इस पूरे विषय पर आखिरकार ये किस तरह से अब रोजगार का साधन भी बन रहा है, कैसे वहां पर प्रॉपर्टीज यानी संपत्ति को लेकर के किस तरह से बूम यानी ऊंचाई के लेवल तक अब फोकस किया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मिस्टर राहुल लांबा हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं अपना ब्रोकर संस्था के। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार रवि जी, शुक्रिया आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पर आने का। जी राहुल जी, जैसा हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, जब हमारे दर्शक देख रहे थे तब भी आप भी देख रहे थे कि आखिरकार वित्तीय राजधानी मुंबई और दिल्ली को भी आपने पार कर दिया। कैसे गुरुग्राम में बैठ के ये सब कुछ होता है? देखिए, कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बूम आया है वो रियल एस्टेट में गुड़गांव में ही आया है, और गुड़गांव ने पिछले 4-5 सालों के अंदर मुंबई जैसी सिटी को भी पीछे छोड़ दिया है एप्रिसिएशन के मामले में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। तो लोगों का रुझान इंटरनेशनल मार्केट से भी, आसपास के राज्यों से भी लोगों का रुझान गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट को लेकर आया है। राहुल, हम आपसे ये जानना चाहते हैं राहुल कि आखिरकार ये आकर्षण कैसे आप लोगों को आकर्षित करते हैं? क्या मूल वजह थी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था या कोई और वजह? देखिए, गुड़गांव में अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो गुड़गांव के, फॉर्च्यून 500 कंपनीज गुड़गांव में हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो पिछले 8 से 10 साल के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव में डेवलप हुआ है, चाहे वो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहा है, चाहे वो NH8 रहा है, चाहे इंटरनल गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे रहा है या CPR रहा है, इसकी वजह से गुड़गांव में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने का जो सपना था वो साकार किया है। और पिछले 4 से 5 साल के अंदर जितने भी नेशनल प्लेयर्स हैं इंडिया के, उन सब ने गुड़गांव में अपना रुझान दिखाया है प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके। तो लोगों ने 3 से 4 गुना एप्रिसिएशन दिया है पिछले 4 से 5 साल में। उसका रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, उसका रीजन आपका लोगों की कॉर्पोरेट कंपनीज की जॉब्स रही। हर साल हर महीने अगर आप देखते हैं बहुत सारे एम्प्लॉइज गुड़गांव की तरफ मूव होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब करने के लिए। वही एक सबसे बड़ा रीजन रहा है गुड़गांव में प्रॉपर्टीज का रेट बढ़ने से। ओके, प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ने की बात करते हैं आप, रोजगार के लिए भी तो लोग जब गुड़गांव की ओर आ रहे हैं, तो क्या ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के सेलिंग परचेस वाला कोई बिजनेस भी रोजगार के रूप में बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल देखा जा सकता है रवि जी। अगर आप देखेंगे आज इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। आज जितने भी आपके 12वीं पास युवा हैं, जितने भी आपके ग्रेजुएट युवा हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम करने का, जिसमें आपको कोई टेक्निकल डिग्री या किसी बड़ी डिग्री लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप 12वीं पास होने के बाद और ग्रेजुएट होने के बाद भी रियल एस्टेट का रोजगार सीख सकते हैं। उसके लिए आप छोटी कंपनी से भी काम करना शुरू कर सकते हैं, बड़ी कंपनी के साथ भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बोलते हैं कि भाई अपना स्व रोजगार करना चाहिए सबको, तो आज आप 50-60 हजार रुपए लगाकर अपना खुद का रेरा लेके आप अपना गुड़गांव मार्केट में काम कर सकते हैं। ओके, राहुल, आप मुझे एक बात और बताइए, जैसे आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं अपना ब्रोकर जी, ये किस तरह की संस्था है और क्या करते हैं आप लोग? पहले तो मैं एक छोटा सा जानकारी आपसे ले लूं। जी, मैं गुड़गांव रियल एस्टेट में पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ, जिसमें हमारा काम जो रहता है गुड़गांव में रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज के डील करना रहता है, जिसमें हम सारे बड़े डेवलपर्स और सारे छोटे डेवलपर्स के साथ गुड़गांव के पूरे एरिया में काम करते हैं। जब आपने बात किया रोजगार को लेकर, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जितने भी युवा हैं वो 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारी कंपनी अपना ब्रोकर से संपर्क करके आप अपना रोजगार पा सकते हैं, जिसमें हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं काम करने के लिए। हम हर महीने 100-200 लोगों को रोजगार देते हैं काम करने के लिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। ओके, राहुल, अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि 12वीं पास हो या जो भी व्यक्ति हो, ग्रेजुएट हो, जो भी हो, तो आखिर किस तरह के प्रोफेशन में आप, या केवल रियल एस्टेट पर ही आप लोग काम करते हैं या अदर देन रियल एस्टेट भी आप लोगों का काम है? देखिए, जब आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे सेक्टर्स जुड़ जाते हैं, जो कि अदर रोजगार भी जुड़ते हैं। जैसे अगर जब आप प्रॉपर्टी लेन देन का काम करेंगे, उसके अलावा आपको होम लोन का भी काम जुड़ता है, जिसमें आपको लोगों को लोन लेना होता है, उसके भी DSA का भी काम शुरू होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आज
मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप देखते हैं तो इंटीरियर डिजाइनर भी एक जॉब रहता है जिसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं। लोग जब आवासीय घर लेते हैं तो लोगों को एक सेपरेट बिजनेस शुरू होता है मॉड्यूलर किचन का, उसके अंदर भी काम देखा जा सकता है। तो इसके तरीके से जब भी आप रोजगार रियल एस्टेट में देखते हैं उसके साथ साथ आपको 8 से 10 और रोजगार जुड़ते हुए दिखते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिसके साथ आप मतलब एंसिलरी बिजनेसेस ऐड हो जाते हैं इसके साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके राहुल, अब मुझे एक और बात बताइए, जैसे हम एक आम आदमी, एक लेमैन जी, ये चकाचौंध को देखकर फिर पाएगा गुरुग्राम में, या फिर कोई और भी वजह होगी? सर देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो डेफिनेटली जो आपने बोला चकाचौंध को लेकर, क्योंकि गुड़गांव जिस तर्ज पे बन रहा है और जिस तर्ज पे बना हुआ है एक अलग ही चकाचौंध दिखती है। दुबई या सिंगापुर जैसी सिटी बन रही है, ठीक है। सरकार का भी रुझान इसी तरीके से रहा है, जैसे ग्लोबल सिटी आने वाली है गुड़गांव के अंदर, वो भी एक सबसे बड़ा पैमाना रहने वाला है। दूसरा जो रहता है लोगों का कि जब भी कोई इंसान अपने गुड़गांव में शिफ्ट होता है उसका पहला यह रहता है कि मेरे को अपनी जिस सिटी में मैं काम करूँ सिटी में आशियाना बनाना जरूरी है। तो 4 से 5 साल में उस इंसान का पहला लक्ष्य रहता है कि मैं अपना घर बनाऊं, अपना एक छत होनी बहुत जरूरी है। तो जितने भी आज जिन भी लोगों को मौका मिल पा रहा है वो गुड़गांव में अपना घर ले रहे हैं। ओके राहुल, अब जैसे आपने बताया कि एक छत की बात करता है एक आदमी, यदि सोचता है तो उससे गुड़गांव में मिलने की संभावना है। अब यदि मैं इस पर थोड़ा सा लीगलिटीज बताऊं, यदि मैं एक लेमैन हूँ, रवि यदि जाते हैं गुड़गांव में घर लेने के लिए कोशिश करते हैं, जो छोटा से छोटा घर हो, तो उसकी कम से कम लागत कितनी होगी जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखिए सर, अगर आप घर लेने की बात करते हैं तो गुड़गांव में अगर आप 2016 से 20-22 तक में देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग के गुड़गांव में बहुत अच्छी सरकारी स्कीम निकली थी, जिसके तहत में अगर आप देखेंगे तो आपको 50-60 लाख रुपए में 2 बेडरूम अपार्टमेंट आज भी आपको मिल जाता है। आज अगर आप नए बिल्डर के साथ जाते हैं जहाँ पे नया काम शुरू हो रहा है, नया डेवलपमेंट है, वहां पे मिनिमम से मिनिमम आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे एक 3 BHK अपार्टमेंट लेने के। ओके राहुल, अब यदि इससे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मूलतः प्रॉपर्टीज कितने तरह की होती है, मुझे ये बता पाएंगे? जैसे रेसिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, या फिर कुछ और भी होता है? जी, तो देखिए जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आज इंडिया में हर तरीके का आदमी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकता है, लेकिन जब हम किसी लीगैलिटी और टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं इसको, तो प्रॉपर्टी जो है 2 तरीके की होती है। एक होती है प्रॉपर्टी आपकी रेसिडेंट आवासीय प्रॉपर्टी, उसमें भी 3 कैटेगरी आती है। एक आता है फ्लैट आपका जिसको हम अपार्टमेंट बोलते हैं, दूसरा आता है आपका विला, तीसरा आता है आपका प्लॉट रेसिडेंशियल। जब हम बात करेंगे कमर्शियल व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर आपका एक आता है ऑफिस स्पेस, दूसरा आपका आता है जिसके अंदर हम जिसको शॉप्स दुकान बोलते हैं हाई स्ट्रीट, तीसरा आता है आपका मॉल, चौथा आपका कैटेगरी आती है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लेकर। ओके राहुल, अब मान लीजिए मेरे पास में कुछ पैसे हैं, मतलब एक आम आदमी के पास कुछ पैसे हैं, वो वहां रहना नहीं चाहता है और दूर बैठ करके कहीं से वहां इन्वेस्ट करना चाहता है प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, वो किस तरह का ऑप्शन होता है? देखिए गुड़गांव में रेंटल एड की अगर हम बात करेंगे आज, तो बहुत सारा पब्लिक जो है आज एनआरआई मार्केट में बैठ के या राजस्थान स्टेट में बैठ के, हरियाणा के दूसरे जिलों में बैठ के गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव में रेंटल एड आज 3-3.5% तक पहुंच चुकी है। अगर आज आप 1-1.5-2 करोड़ रुपए का फ्लैट लेते हैं तो तकरीबन आपको 30 से 50 हजार तक का रेंटल आता है फ्लैट का, जो आप एज एन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं और एक फिक्स रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके राहुल, मुझे एक बात और बताइए कि जैसे मैंने इन्वेस्ट किया वहां पर, सपोज टू बी कोई एक बंदा है जो बहुत कम से कम में यदि 2 करोड़ इन्वेस्ट करता है, तो वो कितने समय में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में किसी भी तरह से कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो, आप उसे किस में सजेस्ट करेंगे कि वो इन्वेस्ट करे? किस में सजेस्ट? देखिए इसका ये होता है कि एक इंसान जिसके पास लोन लेके वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि देखिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम आज 80-90% जनता जो है वो होम लोन लेके इन्वेस्टमेंट करती है। तो उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 2 करोड़ रुपए जैसे आपने बोला, तो आप 25% आपका खुद का पैसा होना चाहिए, 75% बैंक लोन से आपको मिल जाता है। तो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रेंटल जनरेट कर सकते हैं। तकरीबन 40 से 50 हजार रुपये किराया आएगा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे। और जब हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, वहां पे आपको स्वयं का पैसा डालना होता है, तो वहां पे आप ऑफिस स्पेस लेके भी और दुकान लेके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे तकरीबन 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आप तकरीबन 90,000 से लेकर लाख रुपए तक महीने का रेंटल जनरेट कर सकते हैं। तो यदि मैं अपना ब्रोकर, यदि संस्था है और एक बाहर बैठा बंदा है, यदि कहीं पर दूर बैठा है, महाराष्ट्र का कोई बंदा है मान लीजिए, या फिर दिल्ली से हट करके यदि कहीं और पंजाब का कोई बंदा है, उसे आप यदि अप्रोच करते हैं
तो किस जी। तरह की प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करें, ये कहा जाता है? जी। देखिए, हम इसमें पहला हमारा उनसे अंडरस्टैंडिंग रहती है कस्टमर से कि उनका उद्देश्य क्या है इन्वेस्टमेंट को लेकर। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए देख रहे हैं कि 5-10 साल के होराइजन के लिए लोग पैसा लगाना चाहते हैं, या 2 से 3 साल के लिए लगाना चाहते हैं, या फिर एक रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो इन पहले हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उनके उद्देश्य को समझते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उनको उस सेक्टर के जहाँ पे पैसा बढ़ सकता है, जहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, वहाँ पे उनको सजेशन देते हैं कि इस सेक्टर में इस डेवलपर के साथ आपको पैसा लगाना चाहिए। ओके, चलिए। अब राहुल, यदि आपने किसी को सजेस्ट किया कि आपकी संस्था या अपना ब्रोकर उसको सजेस्ट करती है, मान लीजिए कि कोई इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टर को सबसे पहला लीगली क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, 2016 के बाद तो सबसे पहले लीगली आपको रेरा दिखना चाहिए, क्योंकि आज इंडिया के हर स्टेट के अंदर रेरा एप्लीकेबल होता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो रेरा से क्या है कि जो पहले 2016 से पहले जो हम एक एक पेपर वर्क चेक करते थे डेवलपर का, कि जमीन खरीदी हुई है, अप्रूवल है या नहीं है, कितने टाइम में बनेगा नहीं बनेगा, लोन हो सकता है नहीं हो सकता, इन सारी चीजों को कवर कर लेता है रेरा। रेरा अगर प्रोजेक्ट का है, उसमें आपको लोन भी मिलेगा, आपका सारा लीगल पेपर वर्क चेक हो जाता है। बिना रेरा के किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी बायर को खरीदना नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। ओके, अब हमने रेरा देख लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या रजिस्ट्रेशन के वक्त भी कोई ऐसे सजेशन आप देते हैं कि क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि रेरा आने के बाद भी डेवलपर का जो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, जिसके साथ बिल्डर के साथ आप प्रॉपर्टी साइन करते हैं पैसे देने के बाद में, उसको आपको पूरा लीगल राइट होता है आपके पास पढ़ने का। अगर वो आपको अपने अनुकूल नहीं लगता है तो आप उसके अंदर जाके अपने अनुकूल अपनी चीजें डलवा सकते हैं। और रेरा में आज गुड़गांव एनसीआर मार्केट के अंदर जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट प्री रजिस्टर्ड होता है। वो प्री रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, आपको डेवलपर को बोल के करवाना चाहिए, सो दैट जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी खरीदते समय तय हुई है, वो आपकी डिलीवरी तक वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। दूसरा, रेरा के अंदर आपको पोजेशन का टाइमलाइन भी चेक करना चाहिए कि कितने टाइमलाइन तक का अप्रूवल मिला हुआ है। वो आज आप वेबसाइट पे, एच-रेरा की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके, राहुल, ये तो हुई लीगल्स की बात में। अब यदि कंस्ट्रक्शन के वक्त बहुत सारी जगहों पर ये देखा जाता है, गुड़गांव की स्थिति आप बता पाएंगे, बहुत सारी जगह पर ये देखा जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और होते हैं मटेरियल के, और जब पूरी बिल्डिंग तैयार होती है तो वहां पर कुछ और नजर आता है। क्या इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए? वो कैसे एक आम आदमी कैसे ध्यान रखे? देखिए, आज की तारीख में जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जितने भी लिस्टेड डेवलपर्स हैं, वो आज अपने ब्रोशर में हर चीज लिख के देते हैं। आज अपने बीबी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में हर चीज लिख के देते हैं। वो उस डेवलपर से आप मांगिए, अगर जो नहीं लिख के देता, आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या लिख के दिया गया था और उसके अगेंस्ट में क्या क्या लगा है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। उस बेसिस के ऊपर आप उनसे फाइट भी कर सकते हैं कि जो आपने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीसरा, बिल्डर आज की तारीख में हर 6 महीने, हर साल भर के अंदर, हर 3 महीने में जिन कस्टमर्स ने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, उनको ईमेल भी भेजता है, कंस्ट्रक्शन इमेजेस भी भेजी जाती है, कंस्ट्रक्शन की साइट विजिट्स भी करवाई जाती है, सो दैट वो अपना आशियाना चेक कर सकते हैं जाके, या कमर्शियल प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं किस तरीके से बन रही है, क्या बोला गया था और क्या डिलीवर हो रहा है। ओके, जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं, इससे भले 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, एक आम आदमी यदि इन्वेस्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, या उसका पैसा सही जगह लग रहा है, या सही चीजें उससे वापस मिलेंगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका यदि मतलब वो उसमें जोखिम कितना होता है, ये बताइए। देखिए, अगर हम जोखिम की बात करते हैं तो हमारा हमेशा मानना रहा है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में बैंक लोन इन्वॉल्व करते हैं, तो जहां पे आप एक आम आदमी जितना प्रॉपर्टी अपनी समझ से चेक कर पाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा बैंक अब उस प्रॉपर्टी को ज्यादा चेक कर पाता है इन ऑल टर्म्स, वेदर वो लीगल टर्म्स हो, चाहे प्रॉपर्टी पेपर को लेकर हो, चाहे डेवलपर के क्रेडेंशियल्स को लेकर हो, डेवलपर के क्रेडिबिलिटी को लेकर हो। तो मेरा मानना है कि हम हमेशा सजेशन देते हैं कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय बैंक को इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट आपको एक आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कम जाता है, बैंक का इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाता है। दूसरा, आप सेफ हो जाते हैं। जिस प्रॉपर्टी में होम लोन आपको मिल जाता है, वो प्रॉपर्टी हर तरीके से लीगली सेफ हो जाती है। ओके, चलिए, अब आपने बता दिया कि मेरी प्रॉपर्टी सेफ है, मेरा लगाया हुआ पैसा सेफ है। अब यदि अपना ब्रोकर पर मैं विश्वास करता हूं, यानी आम दर्शक या फिर जो इन्वेस्टर वो विश्वास करता है, तो वो बेसिकली आप लोग जो सजेशन देते हैं वो किस तरह के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के सजेशन देते हैं? मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की बात नहीं। जी, देखिए, अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो आज आप जो डेवलपिंग क्षेत्र है, जिस भी डेवलपिंग क्षेत्र की हम बात करते हैं, गुड़गांव के 4-5 पॉकेट्स आते हैं,
तो आज द्वारका एक्सप्रेस वे एक डेवलपिंग एरिया है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। आज न्यू गुड़गांव एक बहुत पिछले 8-9 साल के अंदर बहुत अच्छा डेवलप होकर एक एरिया आया है न्यू गुड़गांव, जो आपके मानेसर टोल के बाद आता है, उसमें आप पैसा लगा सकते हो, वो रिहाइश वाला एरिया। और तीसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र अभी डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं SPR सदर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, जो आज की तारीख में आपको NH8 से कनेक्ट करता है और जो आपके गुड़गांव के वाटिका चौक से लेकर SPR पे, जिसमें अभी रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि वहां पे एक फ्लाईओवर बन रहा है, उस फ्लाईओवर की वजह से आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ रहेगी। इसी रीजन से गुड़गांव के 2 नेशनल प्लेयर DLF एंड सिग्नेचर ग्लोबल अपनी प्रोजेक्ट वहां लेके आए हैं, जो कि आने वाले 4 से 5 साल में डिलीवर होंगे और इस एरिया में बहुत अप्रिशिएशन देखा जाएगा। ओके, मतलब कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर ठीक ठाक है, जैसे स्कूल की, स्वास्थ्य की, ये सब की व्यवस्था जहाँ पर है, या फिर आवागमन की व्यवस्था जहाँ पर है, रूट कनेक्टिविटी जहाँ पर है, ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करना शायद बिल्कुल शॉर्ट टर्म गेन की बात हो सकती है। देखिए, अगर कोई भी इंसान अगर घर लेना चाहता है या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहता है, उसके पास 3 से 4 पैरामीटर होते हैं, इसको चेक करेगा कि आसपास में क्या है। पहला, आसपास में हॉस्पिटल फैसिलिटी क्या है, आसपास में बच्चों का स्कूल्स क्या है, कॉलेजेस क्या हैं, आसपास में मनोरंजन की क्या फैसिलिटी है वहाँ पे, और लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या अवेलेबिलिटी। ये 4 से 5 फैक्टर चेक करके ही प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना चाहिए कि ये सारी चीजें वहाँ पे उपलब्ध हैं या आने वाले टाइम में उपलब्ध हो पाएंगी। ओके, राहुल, मुझे एकदम स्पष्ट तौर पर बताइएगा कि यदि पर्टिकुलर राहुल यदि किसी को सजेस्ट करते हैं तो गुरुग्राम के कौन से क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की बात करेंगे? सर, मेरा मानना है कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिल्ली के जितना नजदीक रहेगा उतना वो एरिया सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने के बाद, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होने के बाद से उस एरिया में आज भी देखेंगे आने वाले 10 साल में प्रॉपर्टी का रुझान सबसे ज्यादा रहने वाला। ओके, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम कहें तो कितना % ग्रोथ देख पा रहे हैं आप अगले 10 सालों में? जी, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में मिनिमम साइड पे आप 2 से 3 गुना अप्रिशिएशन देख पाएंगे जिस रेट पे आज आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ओके, बिल्कुल। मैं राहुल जी के बिल्कुल व्यक्तिगत सवाल राहुल जी से कि राहुल जी, आपने इस बिजनेस में कब से अपने आप को सम्मेला हुआ है? सर, मेरा ये रहा है कि मैं 2014-15 से इन्वेस्टमेंट करते आ रहा हूँ, ठीक है, और हमने गुड़गांव के हर 11 साल हो गए हैं आपके? 10 से 11 साल हो चुके हैं, ठीक है। और गुड़गांव आपने खुद में देखा? हमने सर 3-4 गुना अप्रिशिएशन भी देखा है कुछ एरियाज के अंदर, कुछ एरियाज में हमने 2 से 3 गुना भी अप्रिशिएशन देखा है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है कि 2020 तक का 2006 से बनने वाला सपना 2020-21 के आसपास में बनने को आया। जब 22 में डिलीवर हुआ, उसके बाद से 22 से 24-25 तक में आप देखेंगे तो हर आदमी ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपनी प्रॉपर्टी 2 से 3 गुना कर ली है, ठीक है। तो राहुल जी के व्यक्तिगत ग्रोथ की बात कर रहा हूँ जी। व्यक्तिगत ग्रोथ की बात करेंगे तो सर, हमने न्यू गुड़गांव में भी अपनी प्रॉपर्टी 2 से 3 गुना की है और द्वारका एक्सप्रेसवे में भी अपनी प्रॉपर्टी 2 से 3 गुना की है, और गुड़गांव के आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करते हैं, उस एरिया में भी हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी हमने 3 गुना अप्रिशिएशन देखा है पिछले 10 साल के। ओके, अब मैं राहुल जी के जो बिजनेस है, यानी अपना ब्रोकर, यदि एक आम आदमी यदि चाहे, जो युवक यदि चाहे, जैसे कि भारत सरकार कहती है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वरोजगार की तरफ आपको आगे आना चाहिए, क्या अपना ब्रोकर जैसा यदि कोई युवा अब आना चाहता है बाहर, अपनी तरह से काम करना चाहता है, तो उसके लिए एज ए फाउंडर, एज ए CEO आप क्या सजेशन देंगे? सर, हमारा शुरू से रहा है कि नौजवानों को आपको मौका देना चाहिए काम करने का। जो एनर्जी उनमें होती है वो एनर्जी आपको कहीं नहीं मिल पाती है। तो आप हमारी वेबसाइट पे, आप हमारे इंस्टाग्राम, आप हमारे यूट्यूब चैनल से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, हमारा नंबर हर जगह पे रहता है। हमारा ऑफिस DLF कॉर्पोरेट ग्रीन में है गुड़गांव में, आप आ सकते हैं, आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, आप सेम डे अपना सिलेक्शन लेके कल से काम शुरू कर सकते हैं। ये तो ही आपके साथ ऐड होने की बात। मैं एक रोजगार करने वाले व्यक्ति जो कि बाहर बैठा है, कहीं पर किसी दूर सुदूर गांव में बैठा है, किसी दूर सुदूर शहर में बैठा हो, तो वो क्या अपना रोजगार किस तरह से जनरेट कर सकता है इस तरह की बिजनेस में? देखिए, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको किसी भी क्षेत्र में रियल एस्टेट का काम करने से पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिटी से बहुत अवगत हैं, आपको पता होगा पूरी सिटी के बारे में, तभी आप उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे, ठीक है, चाहे वो गुड़गांव की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी भी छोटे शहर की प्रॉपर्टी हो। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको उस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहिए, उस सिटी के गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में जानना चाहिए। इन सब की नॉलेज देने के बाद आप वहाँ पे उनके बिल्डर से जाके बात कर सकते हैं, बिल्डर से जाके आप
वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। आप अपने निजी रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात कर सकते हैं कि जो भी इंसान प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको हर जगह पे अपना पैसा लगाना है। आप पहले ज्ञान लीजिए, उसके बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। प्रॉपर्टी जैसी चीज हमेशा आस पड़ोस रिश्तेदारों से ही निकलती, दोस्तों यारों से ही बेची जाती है शुरू में। ओके, राहुल जी, ये अंतिम सवाल आपके लिए कि अब जो रोजगार करना चाहते हैं जो युवक हैं, क्या केवल उन्हें सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए या राहुल जैसा एक बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है? सर, मेरा मानना यह है कि स्वरोजगार से ज्यादा कोई अच्छी चीज होती नहीं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रमोट करते हैं इस चीज को। तो मुझे लगता है कि अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो आप इस सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको माइंड में सेकंड थॉट रहता है कि उसके बाद क्या, तो मुझे लगता है कि शुरू से आप अपने अपने बिजनेस के अंदर जाना चाहिए। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप जमीन से आसमान तक की ऊंचाई पा सकते हैं। चलिए, ये थे राहुल जी हमारे साथ में, जो कि फाउंडर सीईओ अपना ब्रोकर थे। अब इसी तरह की जानकारी के लिए और अलग विषयों पर जानकारी के लिए हम तरह तरह के सवालों के साथ में अलग अलग लोगों के साथ में जो कि व्यावसायिक स्तर पर, स्वरोजगार के स्तर पर काम करते हैं, उनसे आपसे मुलाकात करते रहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही है। जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक लेना। देखते रहिएगा इंडिया 24/7।